गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम कामी सेठ है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और आपकी तरह इंसान हूँ और बहुत सारे अल्फाजात ऐसे हैं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सुने और आई होप कि आपने भी सुने होंगे। कुछ अल्फाजात ऐसे हैं अगर मैं यहाँ स्टेज पे कहूँगी तो शायद हम खुद अपने गिरबान में झांकने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसे कि हिजड़ा, छक्का, जनाना, पौने आठ। छोटी सी थी मैं, बिल्कुल 10-12 साल की। मुझे नहीं पता था कि अल्फाजात क्या हैं। जब मैं मोहल्ले से जाती थी या स्कूल जाती थी तो मुझे ऐसे अल्फाजात लोग कसते थे। वही बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो मुझे मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते थे। और एक मज़े की बात, मुझे आज तक नहीं पता चला कि ऐसा क्या मुख्तलिफ है मेरे अंदर कि जो लोग मुझे अपने से अलग समझते हैं या अपने से अलग डिफ्रेशिएट करते हैं। क्या मैं बोल नहीं पा रही हूँ या मैं चल नहीं पा रही हूँ या मैं दूसरे लोगों की तरह सही तैयार होके नहीं आती हूँ। तो मुझे तो उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था। और डिफरेंट की जब मैं बात करती हूँ, डिफरेंट होने की बात करती हूँ, तो मैं तो बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं मुख्तलिफ हूँ। मैंने मुख्तलिफ होकर वो सब कुछ कर दिखाया जो शायद एक आम लड़के और लड़की के लिए करना मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी ने, लोगों ने ये सिखाया कि ठीक है, मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया और मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने कब आइडेंटिफाई किया। मैं 32 साल की हो चुकी हूँ इस वक्त और मैंने 22 साल की उम्र में आइडेंटिफाई किया कि मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ। किस बला का नाम है ये ट्रांसजेंडर? ये कौन लोग होते हैं? अक्सर लोग तो पूछते हैं कि आप कब बनी ट्रांसजेंडर, तो मैं तो लोगों को कह देती हूँ कि कोई कंप्यूटर की जात थोड़ी है कि आपने मुझे डाउनलोड किया और मैं निकल आई कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ये मेरा पूरी ज़िंदगी है, पूरा एक लाइफस्टाइल है। मैंने पूरा एक वक्त गुजारा है, मैंने लोगों से सीखा है, मैंने लोगों से सुना है कि इवन मैंने अपने पेरेंट्स को मेरे लिए रोते हुए देखा है कि जब मेरे ख़ानदान वाले, वो सो कॉल्ड ख़ानदान वाले, कि जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारी मदद नहीं की। पर जब मैंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी की बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत चीज़ है। और वो जेंडर आइडेंटिटी थी जिसका शायद ना मेरे पास कोई जवाब है और ना ही शायद किसी और के पास। उस स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो मुझे अभी तक वो याद है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे स्कूल के अंदर जो लड़के थे वो मुझे तंग करते थे। किस वजह से तंग करते थे? बिकॉज ऑफ माई फेमिनिटी, कि शायद मैं फेमिनिन थी। और मुझे ये अल्फाज तो अब जाके पता चले ना, क्योंकि मैं एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है कि फेमिनिटी क्या होती है, मैस्कुलिनिटी क्या होती है। उस वक्त तो शायद मैं स्टूडेंट ही थी, एक बच्ची ही थी, और उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा मुख्तलिफ होना क्यों ज़रूरी है या ये लोग मुझे इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं, मुझे क्यों बुली करते हैं और मेरा क्यों मजाक उड़ाते हैं। अभी मैं जब मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि अभी भी वो बच्चे जो इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, इतने राइट्स, इतनी तमाम चीज़ें आने के बाद, अब तो स्कूलों के अंदर हम देखते हैं कि काउंसलर मौजूद हैं, बातचीत की जाती है, पेरेंट्स को समझाया जाता है। पर ठीक है, सब कुछ हो गया। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप जिस तरह खुल के बात करती हैं, आप ऐसा लगता है आप लोगों से बदला लेने आई हैं। मैं कहती नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई किसी से बदला नहीं लेना, ये तो आपकी ही दी हुई चीज़ है जो कि मैं आपको लौटा रही हूँ। हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं या वो वैसे होते हैं। इन दी एंड ट्रांसजेंडर लोग भी इंसान होते हैं। क्या हमने कभी इंसानियत से बरता है उन्हें देखा है कि वो भी दुनिया में एक कुछ कर सकते हैं या करने के लायक हैं? नहीं। मैंने ये सब कुछ कर दिखाया, बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत मुश्किलात झेली। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में सिखाया गया कि भाई खुद ही जॉब करनी है, खुद ही पढ़ना है। मैंने मार भी खाई है, मैंने भाइयों से झड़के भी खाई हैं। और एक और बहुत मज़े की बात बताऊँगी कि मेरे भाई कहते थे, अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, फ्रेंड्स को बताते आ रहे थे कि भाई कहते थे कि आदमियों की तरह चलो, आदमियों की तरह बात करो। और आज तक मुझे नहीं पता चला कि आदमी लोग कैसे बात करते हैं या वो कैसे चलते हैं। ये तो हमारे अपने बनाए हुए स्टीरियोटाइप्स हैं ना भाई। क्या मेरी चाल से या मेरे बोलने से तो आप मेरी जेंडर आइडेंटिटी या मेरे टैलेंट को तो नहीं जान सकते ना। मेरा टैलेंट तो ये है कि आज मैं इस गोल लाल दायरे के दरमियान खड़ी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो 22 साल की उम्र में जब मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया तो मुझे लगा कि मैं जन्नत में हूँ।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि मैं जन्नत में, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस तरह की मालूमात नहीं थी कि मेरा मुख्तलिफ होना लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है, या मैं गलत हूँ. लोग इस तरह फील कराते थे कि आप गलत हैं. पर मैंने जब अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया और जब मैं अपने जैसे अपने कम्युनिटी के लोगों से मिली तो मुझे अंदाजा हुआ कि आई एम नॉट द ओनली वन. ठीक है, घर वाले बुरा मानेंगे, उनको मैं मना लूंगी, बट मुझे अपना राइट चाहिए. पर मैंने कभी भी अपना हक हासिल करने के लिए किसी दूसरे का राइट वायलेट नहीं किया. मैंने घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हम काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं, उस तरह बताया कि मेरा मुख्तलिफ होना क्यों ज़रूरी है और मैं क्यों मुख्तलिफ हूँ, और मैं मुख्तलिफ होकर बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, और जो कि मैं कर भी रही हूँ. और इसी के साथ साथ मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आ गई, जिसको हम एनजीओ सेक्टर कहते हैं, पर मैं एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ जिसमें हम ट्रांसजेंडर लोगों के लिए उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, राइट्स पे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कि पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ख्वाजा सराओं को क्या क्या राइट देती है. तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने बहुत इंक्लूसिव राइट्स की बात की है, जो कि ख्वाजा सराओं लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को इंक्लूसिव राइट्स देते हैं, जिसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, और राइट टू असम्बली है, क्योंकि ख्वाजा सराओं लोग जमा नहीं हो सकते थे, पहले बहुत मुश्किलात का सामना था, पर अब हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि ख्वाजा सराओं लोग जो हैं वो बहुत सारा काम कर सकते हैं. शुरू में मैंने बहुत सारे अल्फाजात कहे, जिसमें मैंने कहा कि हिजड़ा, छक्का, जनाना, पौने आठ, बहुत सारे अल्फाज के बहुत सारे मायने हैं और बहुत खूबसूरत मायने हैं. द वर्ड हिजड़ा, हम तो किसी को भी ये अल्फाज जो है ना गाली के तौर पर कह देते हैं, पर इन अल्फाजात के बहुत खूबसूरत मायने हैं. हिजड़ा वर्ड जो है वो हिजर से निकला है, वो एक अरबिक पर्शियन वर्ड है. हिजर मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ. आई एम ए ट्रांसजेंडर वुमन, मुझे अगर आप हिजड़ा कहेंगे तो मुझे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मेरे पास वो प्रिविलेजेस हैं कि मैं उसको जान सकूंगी. पर एक बच्चा जो कि मासूम है, जो कि स्कूल में पढ़ने आते हैं, या अगर आप उसको गली मोहल्ले में देखते हैं और अगर वो आपसे मुख्तलिफ है तो आप उसको ये अल्फाज बिल्कुल ना कसें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, किस किस तरीके के बदलाव आते हैं, और वो किस तरीके से अपने आप को झंझोड़ कर बॉक्स में डाल लेता है. क्योंकि हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हमने कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं और हम उन बॉक्सेस में ही रहना पसंद करते हैं. पर ऐसा नहीं है, हम कभी कभार हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात करना बहुत ज़रूरी होती है. आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो शायद इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, शायद मेरी मदर का बहुत हाथ है. उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुख्तलिफ हो पर तुम बहुत कुछ कर सकती हो. मेरे वो बहुत सारे दोस्त जो मुझे कहते थे कि नहीं, तुमने अगर तुम रुक गई आज तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी. पर क्या मेरे जैसे लोग हैं, क्या मेरे जैसे लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पर वो जाकर अपने आप को बात कर सकेंगे, या स्कूल में हम लोगों को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या वो मौका देते हैं. मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि टीचर्स बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए. टीचर्स जब पेरेंट्स से बच्चे की शिकायत कर सकते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो बच्चे के मुख्तलिफ होने के बारे में बात कर सकते हैं कि आपका बच्चा मुख्तलिफ है पर वह बहुत कुछ कर सकता है. हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारे सोशल नॉर्म्स क्या कहते हैं, ये बहुत बात की बात है. और पाकिस्तान में जब भी कोई जेंडर बेस्ड कानून आता है तो उसके लिए बहुत सारी कंसल्टेशन होती हैं और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को मिलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है क्या इन लोगों को राइट्स देना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है. तो हाँ, ट्रांसजेंडर लोगों को जो राइट्स मिल गए हैं अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी है. उसी के साथ साथ बहुत मज़े की बातें हैं कि जब मैंने मॉडलिंग कैरियर में कदम रखा 2016 में, पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल इज़ अनदर स्टीरियोटाइप इन माय लाइफ, कि ठीक है मॉडल बना दिया तो अब हर जगह वो लगा देते हैं लोग फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल. एंड आई अप्रिशिएट, उन्होंने यहाँ पर वो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट. सो बीइंग अ मॉडल, जब मैंने मॉडलिंग की तो मेरे घर वालों ने बहुत मेरे साथ तमाशा किया. उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तुमने गलत कर दिया. मैंने उनको रियलाइज़ कराया कि कहाँ कहाँ वो गलत थे, कहाँ कहाँ उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं मुख्तलिफ थी. पर मैंने ये चीज़ स्टेप इसलिए लिया कि मॉडलिंग करना मेरा कोई ज़रूरी अमल नहीं था या मुझे मॉडल बनना नहीं था. मुझे तो कम्युनिटी की आवाज़ रेस करनी थी, क्योंकि 2016 से पहले तक खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर बहुत सारे ख्वाजा सराओं के मर्डर हो रहे थे और जिसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं रेस कर रहा था. और आफ्टर माई मॉडलिंग थिंग अब ख्वाजा सराओं लोगों को बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट मिल रही है, उनको जॉब्स भी मिलती हैं, उनको लोग समझते भी हैं और उनको मोहब्बत. देखिए हम जैसे लोग जो है ना कि जिनको सोसाइटी में इतनी ठोकरें मिली, वो सिर्फ मोहब्बत के भूखे होते हैं, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए.
آپ رسپیکٹ دیں, پلیٹ فارم دیں, پھر دیکھیں ہم کیا کر کے دکھاتے ہیں. ابھی بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جب میں کسی گورنمنٹ میٹنگ پہ جاتے ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ہم میرٹس پہ جاب چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اسپیشل کوٹا پہ رکھیں, ہم کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہیں. آپ جہاں کھانے میں لکھ رہے ہیں مرد اور عورت, آپ وہاں لکھیں کہ خواجہ سرا لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ خواجہ سرا کا الگ کھانا ہونا ضروری ہے اس لیے کیونکہ بھئی یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. اور دا ورڈ خواجہ سرا میں اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ خواجہ سرا لوگ جو ہیں یا ہجڑا لوگ جو ہیں وہ بہت اولڈسٹ ایتھنک کمیونٹی ہے جس کو آپ کبھی بھی ریموو نہیں کر سکتے. اور خواجہ سرا لوگ صرف پاکستان میں یا ٹرانسجینڈر لوگ صرف پاکستان میں موجود نہیں, پوری دنیا میں موجود ہیں. ہمارے یہاں پر کیونکہ رائٹس کم ہیں, ہمارے یہاں پر آفٹر دا کالونیل دور اور اس کے بعد جنرل ضیاء کے آنے کے بعد ایون کہ ڈان کے بہت سارے ایسے آرکائیوز ہیں جس میں لکھا گیا کہ اس دور میں کہ خواجہ جن کے گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں ان کو کوڑے مار کر گھر سے نکال دیا جائے. تو دیکھیں جب ایک کمیونٹی کو اتنا دبایا جائے گا تو وہ کیا کام کریں گے, ان کو کون عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. پر وہ مغل جو تھے شاید ان کا دماغ خراب تھا کہ انہوں نے خواجہ سرا کو عزت دی ان کو. اور خواجہ سرا کے مطلب بھی ایک جگہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب ہم ایک جگہ کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو بیسکلی میرا یہاں پر آنا اور آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ او آئی ایم دا ماڈل اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے, آپ تمام لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ یوتھ ہیں اور آپ بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ فرمائش کرتی ہوں کہ آئیں ڈیبیٹ کریں, آئیں بات کریں. ہم بات کریں گے تو ہی ہم کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں, ورنہ میں آپ کے اوپر انگلی اٹھا سکتی ہوں اور آپ میری کمیونٹی پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں. اور یہ تو بہت میرا خیال ہے آج کل کا مشغلہ ہے ہمارا, کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا نے بہت برباد کیا ہے اس چیز کو لے کر, کیونکہ ہم نے اس میں سے پازیٹیو چیزیں نہیں نکالی, ہم ہمیشہ خراب چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو بینگ اے ٹرانسجینڈر وومین, کیونکہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بہت انگریزی کا الفاظ ہے تو اردو میں اس کے فائنلی ہم نے معنی نکال لیے ہیں. اس کا مطلب ہے متجنس. تو میں ایک متجنس عورت ہوتے ہوئے میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں. آتے ہوئے میں فرینڈس کو بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی میرے کچھ بہن بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. جو لوگ نہیں کرتے وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ تو وہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہوں اور کیسے ان کو بہتر طریقے سے لوگوں کو دکھا سکتی ہوں جو کہ لوگوں نے ان کی پکچر نہیں دیکھی. سو بیسکلی بات پھر ڈیبیٹ پر آ جاتی کہ ہم کیسے مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, ہم کیسے معاشرے کو انکلوسیو بنا سکتے ہیں. اور آج میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں آل دا وے کراچی سے ٹریول کر کے آئی ہوں, ٹیڈکس اوکاڑا میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں, ورنہ ایسا موقع ملتا ہی کہاں ہے. ورنہ میں نے تو ابھی تک وہی مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی دیکھی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم بھی آ گئے ہیں بیچ میں اور ہم بات کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوں موجود ہیں اور ہمارا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے اس سوسائٹی کے لیے. یہ تو میرا ٹرانسجینڈر ہونا نا محبت کی طرح ہے, وہ نہیں ہم لیلا مجنو کی کہانی سنتے اس طرح کی کہ یہ اس محبت کی طرح ہے تو ہے, نہیں ہے تو بالکل نہیں. میں نے اپنے بھائی کو ایک دفعہ کہا کہ تم مجھے اگر پھانسی بھی لٹکا دو گے نا تو میں نے تو کہنا ہے بھائی میں تو ٹرانسجینڈر ہوں. میں نے بولا بھائی یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں چیز, اب ایک چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں اس سے ہٹ کر کیسے بات کر سکتی ہوں, اس سے ہٹ کر کیسے رہ سکتی ہوں. یہ تو تم مجھے ڈپریشن دے رہے ہو, مجھے تم ڈپریشن میں ڈالنے کی بات کر رہے ہو. تو میری تو صرف یہی گزارش ہوتی ہے, میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے آس پاس, آپ کے ارد گرد اگر آپ کو کوئی مختلف بچہ دکھتا ہے تو اس کو ضرور سپورٹ کریں. آپ کی ایک سپورٹ, آپ کا ایک پیار کا الفاظ جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اور کوئی خواجہ سرا اگر آپ کو روڈ پہ دکھتا ہے, چاہے آپ اس کو 10 روپے کا نوٹ دیں نہ دیں, آپ اس سے بات ضرور کریں, کیونکہ آپ کی بات چیت کرنا جو ہے نا کسی انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اور اب ہم اپنی کمیونٹی کو بھی کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا, آپ الگ بیٹھ گئے اور جن کو ہم عام لوگ کہتے ہیں وہ الگ بیٹھ گئے, آئیں ساتھ مل کر بیٹھیں. جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کس طرح, لوگ تو یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کامیاب کس طرح سوتی ہیں, کس طرح اٹھتی ہیں. بھئی یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا کرنے کو, کیونکہ لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسا کچھ مختلف نہیں ہے, اسی خدا نے ہمیں بنایا ہے. میں بھی اسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہوں جس سے تمام لوگ پیدا ہوتے ہیں, کوئی کمپیوٹر کی ایجاد نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں واحد ٹرانسجینڈر اس دنیا میں موجود ہوں, دنیا بھر میں ٹرانسجینڈر لوگ موجود ہیں. میں شاید واحد ہوں کہ شاید میں آج یہاں موجود ہوں. ادروائز روزانہ کی بنیاد پر میں اتنے مسئلے مسائل دیکھتی ہوں, اتنے وائلنس, اتنے ہراسمنٹ کے کیسز دیکھتی ہوں کہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں بنا اس ملک کے اندر. پر امید نہیں ہارتے, امید اس لیے نہیں ہارتے کہ جب اتنا سہ لیا ہے تو آگے بھی سہ لیں گے, آگے بھی کر لیں گے,
آنے والی نسل ہے ان کو سمجھا لیں گے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے. اور اس سے پہلے زارا نے بہت خوبصورت باتیں کی اور ایجوکیشن کی بات کی. ہمارے کمیونٹی میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں, ان کو جابس دلائیں. جب وہ اچھا کام کریں گے تو کام کرتے میں ان کی سوچ بھی بلند ہوگی اور ان کو اچھے پیسے ملیں گے, تو وہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایجوکیشن کو بھی سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے شانہ بشانہ ہو کر چلنا ہے. ایک اور مزے کی بات, پچھلے دنوں ایک لائر صاحب نے پوچھ دیا کہ کیا خواجہ سارا پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا ہے خواجہ سارا پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ ہم وہی لوگ ہیں جو آپ لوگ ہیں. اور جب لوگ کہتے ہیں نا کہ نارمل لوگ اور ٹرانسجینڈر لوگ, تو میری تو وہ بات بالکل سر کے اوپر سے گزر جاتی کہ ایسا کیا نارمل ہے؟ نوبڈی از نارمل ان دس ورلڈ. میں تو شاید شروع سے ہی ایسے میرا سر پھیرا تھا کہ میں اس طرح کی باتیں کرتی تھی شاید. اور ہم سب اب نارمل لوگ ہیں, ہم چیزوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو چیز نارمل نہیں ہوتی ہم اس کو خراب کہہ دیتے ہیں, جس طرح لوگوں نے مجھے کہہ دیا. اور بس ڈیبیٹ کریں, ڈیبیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میری طرف سے اللہ حافظ, بہت بہت شکریہ.